इस एपिसोड की शुरुआत में हम लिन और उसके फादर को देख पाते हैं। ये दोनों एक फ्रेंडली ड्यूल के लिए तैयार हो चुके थे। दरअसल लॉर्ड वुशान अपने बेटे की पावर्स को परखना चाहते थे, तो उन्होंने काफी तेज रफ्तार के साथ अपनी तलवार की मदद से लिन पर हमले करना शुरू कर दिए। वहीं पर लिन बड़े ही कुल अंदाज में उनके हर एक अटैक को काउंटर कर रहा था और इसी तरह से इन दोनों के दरमियान काफी जबरदस्त मुकाबला शुरू हो चुका। मास्टर हिलमन तो काफी केयरफुली इन दोनों के बैटल को ऑब्जर्व कर रहे थे। तभी उनमें से एक बच्चा कहने लगा कि लॉर्ड बरूज काफी ज्यादा रहम दिल और जेंटल है। बरूज फैमिली में उनके जितना शांत स्वभाव का बंदा और कोई नहीं। लेकिन आज पता चल गया कि लॉर्ड बरूज तो काफी ज्यादा पावरफुल है। इधर इन दोनों के दरमियान हो रही क्लैशेस से बड़ी भयानक एनर्जी रिलीज हो रही थी। साथ ही हिलमन उन बच्चों को बता रहे थे कि लॉर्ड वुशान काफी ज्यादा बहादुर है। बस फर्क इतना है कि उन्होंने आज तक कभी अपनी पावर्स का शो ऑफ नहीं किया। अगर उनके पावर्स की बात की जाए तो वो भी मेरे जैसी छठी रैंक के वॉरियर हैं। लेकिन अगर सच बताओ तो कॉम्बैट स्किल में वो मुझे भी पीछे छोड़ देंगे। उनकी तो तलवारबाजी का कोई जवाब नहीं। अगर हम दोनों ड्यूल करें तो डेफिनेटली मुझे हरा देंगे। इधर लिनले ने तुरंत ही अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल किया और वो अपने फादर को एक फॉर्मेशन में ट्रैप कर देता है। साथ ही लिन उन पर हेवनली प्रेशर भी रिलीज कर रहा था, जिसके चलते लॉर्ड वुशान सीधा घुटनों पर आ गए और अब लिन अपने विंड पावर को इस्तेमाल करते हुए सीधे उन पर हमला करने रवाना हो गया। उसने अपनी तलवार से लॉर्ड वुशान पर हमला किया था। हालांकि लॉर्ड वुशान अपनी हेवी ब्लेड की मदद से उसके अटैक को काउंटर कर लेते हैं और अब यहाँ पर लिन अपनी तलवार की फोर्स से उन्हें पीछे की तरफ ढकेलने लगा। जो देख लॉर्ड वुशान कहते कि क्या अर्नस्ट अकेडमी से तुम इतना ही सीख के आए हो। तब तक लिन ने अपनी विंड पावर का इस्तेमाल करते हुए उन पर एक और हमला कर दिया था। हालांकि लॉर्ड वुशान अपनी तलवार की मदद से उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं और इसी दरमियान लिन उनके पीछे चला गया। हालांकि लॉर्ड वुशान ने उसके हर एक मूव को भाप लिया था, जिसके चलते लिन उन पर अटैक ही नहीं कर पाता। लॉर्ड वुशान का डिफेंस इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसे ओपनिंग ही नहीं मिलती, चाहे वो विंड एलिमेंट का इस्तेमाल करे या फिर फायर का। लॉर्ड वुशान उस पर भारी पड़ गए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी तलवार की मदद से लिन की सोर्ड को भी ब्रेक कर दिया और उतने में लॉर्ड वुशान ने उस पर हमला कर दिया। हालांकि लिन भी अपनी तलवार उनके गले पर लगा देता है। इन दोनों की तलवारें एक दूसरे पर पॉइंटेड थी, यानी कि इन दोनों के दरमियान का ये मुकाबला ड्रॉ हो गया। साथ ही बरूज फैमिली के बच्चे भी इस मुकाबले को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए। वो कह रहे थे कि आगे चलकर हम भी इन दोनों जैसी कॉम्बैट स्किल्स को हासिल करेंगे। वहीं पर लॉर्ड वुशान अपने बेटे को समझाने लगे कि हमेशा एक बात याद रखना कि तुम बरूज फैमिली के डिसेंडेंट हो। भले ही तुमने मैजिशियंस की बात को अपनाया है, लेकिन असल में तुम एक वॉरियर हो। सरवाइव करने के लिए कॉम्बैट स्किल्स का होना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हमेशा अपनी वॉरियर्स की स्किल्स को परखते रहना। कॉम्बैट स्किल्स में जितना आगे जाओगे उतना ही खुद को सेफ रख पाओगे। जिस पर लिन ने भी हाँ में जवाब दिया। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि लिन अपने फैमिली हॉल में बैठा हुआ है। उसके फादर की सोर्ड को ऑब्जर्व कर रहा था। उतने में लॉर्ड वुशान वहाँ पर पहुँच गए। वो लिन को बताते हैं कि हमारे बरूज फैमिली के एंसेस्टर का एक बहुत ही स्पेशल वेपन था, उसे द वॉर ब्लेड कहा जाता है। जिस पर लिन कह रहा था कि हाँ बिल्कुल, यही तो हमारे एंसेस्टर की वॉर ब्लेड है। लेजेंड्स के अकॉर्डिंग ये तलवार माउंटेन्स को भी स्प्लिट कर सकती। इसने तो अपनी एक ही स्ट्राइक में मेरी तलवार की धज्जियां उड़ा दी। तो लॉर्ड वुशान उसे बताने लगे कि ये उस तलवार की रेप्लिका है जिसे हमारी फैमिली के डिसेंडेंट्स ने फोर्ज किया था। अब ये सुनकर लिन थोड़ा सा शॉक हो गया। वो अपने फादर से पूछ रहा था कि फिर हमारी असली वॉर ब्लेड कहाँ पर है। तो लॉर्ड वुशान उसे बताते हैं कि कई सालों से हमारी फैमिली डिक्लाइन होती जा रही। हमारे न जाने कितने ही सारे आर्टिफैक्ट्स दूसरों ने छीन लिए। हमारी फैमिली का एक बंदा काफी ज्यादा लालची था। वो प्लेजर के लिए इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड था कि उसने पैसों की लालच में आकर वॉर ब्लेड को सेल कर दिया। तो इसी तरह से वो अमेजिंग तलवार हमारे हाथ से चली गई। फिलहाल हमारी एंसेस्ट्रल तलवार कहाँ पर है ये तो मैं भी नहीं जानता, मगर वो वॉर ब्लेड हमारी बरूज फैमिली की शान थी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आगे चलकर तुम उसे क्लेम करो, मगर इसके लिए तुम्हें हमारे किंगडम का सबसे ग्रेट वॉरियर बनना पड़ेगा। तभी जाकर तुम हमारे फैमिली के लॉस्ट हुए ट्रेजर को रिक्लेम कर पाओगे। एक बार वो वॉर ब्लेड हमारे पास आ जाए, फिर हमारी बरूज फैमिली पर लगा हुआ कलंक भी मिट जाएगा। आज इस दुनिया की नजरों में हमारी बरूज फैमिली एक लूजर है, जो कि अपने ही ट्रेजर्स को संभाल नहीं पाई। तो इस शेम को हटाने की जिम्मेदारी मैं तुम पर सौंपता हूँ। अगर तुम कभी उस तलवार को गेन नहीं कर पाए तो मैं हमारे एंसेस्टर को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचूंगा। लिन समझ गया था कि ये तलवार उसके फादर के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए उसने लॉर्ड वुशान से वादा किया कि आप फिक्र मत कीजिए, सिर्फ 10 सालों के अंदर ही मैं हमारी वॉर ब्लेड को दोबारा से रिक्लेम करूंगा।
चाहे वो तलवार किसी भी पावरफुल फैमिली के पास ही क्यों ना हो, मैं दोबारा से उसे हासिल करूंगा। जिस पर लॉर्ड ऊशान कहते हैं कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम उस तलवार को दोबारा से हमारे फैमिली के पास वापस जरूर लाओगे। खैर मैं जानता हूँ कि तुम जल्दी अर्न्स्ट एकेडमी में वापस जाना चाहते हो, लेकिन मेरे ख्याल से तुमने कुछ दिन और घर पर रुकना चाहिए। हालांकि लिन ने इसके लिए मना किया। वो कह रहा था फादर मैं 15 दिनों से घर पर रुका हुआ हूँ, अब मुझे जल्दी एकेडमी में वापस जाना पड़ेगा। वहाँ जाकर मुझे दोबारा से अपनी ट्रेनिंग को शुरू करना है। घर आने के बाद मैं तो कम्प्लीटली डिस्ट्रैक्ट हो गया और इतना कहते साथ ही लिन तुरंत ही वहाँ से निकल पड़ा। उसके फादर जानते थे कि लिन अपनी ट्रेनिंग के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, इसी वजह से तो लिन ने इतने शॉर्ट टाइम में ही काफी अच्छी प्रोग्रेस की थी। अब रात के समय सीनियर हिलमन लॉर्ड ऊशान से मिलने पहुंच गए। वो कहते लॉर्ड बताया आपने मुझे याद कैसे किया। तो लॉर्ड ऊशान उसे समझाने लगे कि आज मैं तुम पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी सौंपना चाहता हूँ। दरअसल लिन ने कड़ी मेहनत करके इन मैजिकल क्रिस्टल्स को हासिल किया था, तो आज मैं ये सारे क्रिस्टल्स तुम्हारे हवाले करूंगा। अब ये सुनते साथ ही हिलमन काफी ज्यादा शॉक हो गए। वो कहते मेरे लॉर्ड ये तो बहुत सारे मैजिकल क्रिस्टल्स हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप इनकी जिम्मेदारी मुझ पर सौंपना क्यों चाहते हो। जिस पर लॉर्ड ऊशान कह रहे थे कि इन मैजिकल क्रिस्टल को सेल करके हम वॉर्टन की ट्यूशन की फीस भर सकते हैं, साथ ही हमारी फैमिली का डेली एक्सपेंस भी इसमें निकल जाएगा। मुझे नहीं लगता कि अब बुरुज फैमिली को अपने खर्चों के लिए अपने ट्रेजर्स को बेचना पड़ेगा। सो आज के बाद तुम्हें लिन और वॉर्टन का ख्याल रखना होगा। मुझे नहीं पता कि मैं कब तक वापस आऊंगा, लेकिन तब तक तुम मेरे बच्चों का अच्छे से ख्याल रखना। जो सुनकर मास्टर हिलमन उससे कहने लगे कि प्लीज यहाँ से ना जाए, आपके एब्सेंस में बरूच फैमिली पूरी तरह से बेसहारा हो जाएगी। जिस पर लॉर्ड ऊशान बताने लगे कि न जाने कितने सालों से मैं हर रोज लीना के बारे में सोचता रहता, उस पर मेरी आंखों के सामने अटैक किया गया था और तब से लेकर आज तक मैं एक पल भी सुकून की नींद नहीं सो पाया। ये तकलीफ मौत से भी बदतर है। जिन्होंने भी लीना पर हमला किया था मैं उनकी जान लेकर लीना का बदला लूंगा, और हो सकता है कि तभी जाकर मेरे इस तड़पते हुए दिल को सुकून मिल जाए। तो मैं तुमसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मुझे मत रोको। ये रिवेंज लीना और मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इतना कहते साथ ही लॉर्ड ऊशान अपने घर से रवाना हो गए। इधर लिन भी अर्न्स्ट एकेडमी में वापिस आ चुका था और उसने आते साथ ही डॉसन को अपने एंसेस्ट्रल सोर्ड के बारे में बता दिया। डॉसन उससे कह रहा था कि उस सोर्ड को लॉस्ट हुए कई सौ साल बीत गए। हम तो ये बात दावे के साथ भी नहीं कह सकते कि उस सोर्ड होली अलायंस के पास मौजूद होगी। जिस पर लिन कह रहा था कि हाँ मैं तुम्हारी बात से अग्री हूँ, उस सोर्ड को ढूंढना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा, मगर वो तलवार हमारी बरूज फैमिली की शान है, तो मुझे कुछ भी करके उसे हासिल करना ही होगा। तो डॉसन उससे कहने लगा कि मेरे भाई तुम बस मुझे थोड़ा सा वक्त दो, चाहे वो तलवार इस दुनिया के आखिरी छोर पर ही क्यों ना हो, मैं तुम्हारी खातिर जरूर से उसे ढूंढ निकालूंगा। लेकिन उस सोर्ड को रिक्लेम करना आसान नहीं होने वाला। लेकिन तुमने खुद बताया कि वो तलवार एक लेजेंडरी वेपन है, उसे स्लॉटर ब्लेड के नाम से भी जाना जाता था, और ऐसा भी कहा जाता है कि उस स्लॉटर ब्लेड को पहले ड्रैगन ब्लड वॉरियर ने फोर्ज किया था, जो कि उस तलवार को और भी ज्यादा स्पेशल बनाती। और इसी वजह से फिलहाल वो तलवार जिसके भी पास होगी वो उसे आसानी से गिव अप नहीं करेगा। तो अगर वाकई तुम अपने एंसेस्ट्रल सोर्ड को हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो लिन उससे पूछता है कि मेरे भाई मुझे ऐसा क्या करना पड़ेगा। तो डॉसन उससे कह रहा था कि तैयार होने का मतलब तुम्हारे पास ढेर सारा पैसा होना चाहिए, तुम पावरफुल भी होनी चाहिए और तुम्हारा स्टेटस भी काफी उम्दा होना ही चाहिए, तभी जाकर हम उस तलवार को रिक्लेम कर सकते। अगर एक स्टूडेंट बनकर तुम उस तलवार को क्लेम करने जाओगे तो वो तुम्हें कभी भी नहीं मिलने वाली। वहीं पर लिन को भी डॉसन की बातों पर पूरा भरोसा था। वो जानता है कि एंसेस्ट्रल सोर्ड को दोबारा से हासिल करना आसान नहीं होने वाला, इसके लिए पैसा, पावर और स्टेटस, इन तीनों चीजों की जरूरत पड़ेगी। अब रात के समय लिन फिनले सिटी में पहुंच गया। यहाँ पर मास्टर डिलॉन लिन से कहने लगे कि बच्चे तुमने हाल ही में काफी कड़ी मेहनत की, लेकिन तुम खुद पर जरा भी ध्यान नहीं दे रहे। तुम्हारे हिस्से का सारा खाना वो बेई चट कर जाता है, तो मेरे ख्याल से अब तुमने खाने पर भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन लिन का ध्यान तो कहीं और था। दरअसल वो एलिस के घर को घूरे जा रहा था। मास्टर डिलॉन कहते कि अरे ये तो उसी लड़की का घर है जिसकी माउंटेन रेंज में तुमने जान बचाई थी। और तभी लिन ने देखा कि वहाँ पर एक लेटर बांध के रखा है। लिन तुरंत ही समझ गया था कि एलिस ने ये लेटर उसके लिए छोड़ा। तो लिन ने
फटाफट से उस लेटर को कलेक्ट कर लिया। यहाँ पर मास्टर डिलान तो हैरान होते हुए बस लिन को घूरे जा रहे थे। वो दिल ही दिल में सोच रहे थे कि ये बच्चा तो अब गया काम से, शायद इसे उस एलिस से प्यार हो गया। और फिर क्या, मास्टर डिलान तो बस उसे घूरे जा रहे थे, लेकिन लिन उन पर तवज्जो नहीं देता। वो तो तुरंत ही घर वापस आकर उस लेटर को पढ़ने लगा। उस लेटर में एलिस उसे बता रही थी कि हमारी विलेन अकेडमी और तुम्हारी अर्न्स्ट अकेडमी के ब्रेक्स में काफी बड़ा डिफरेंस है और इसी वजह से हम दोनों का एक दूसरे से मिलना लगभग इम्पॉसिबल है। लेकिन सच बताओ तो मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। और अब हम एलिस को देख पाते हैं। लिन ने उसकी बालकनी पर एक बॉक्स रखा था। उस बॉक्स को देखते साथ ही एलिस तो काफी ज्यादा खुश हो गई। उस बॉक्स को ओपन करते साथ उसमें से ढेर सारी पेटल्स बाहर आ जाती हैं। साथ ही लिन बता रहा था कि जब भी मैं एलिस के लेटर्स पढ़ता हूँ मेरे दिल को सुकून मिलता, मेरी जितनी भी थकान है वो एक ही झटके में खत्म हो जाती। और इस तरह से लिन हर रोज आता और एलिस के बालकनी से अपना लेटर उठा के जाता। ये दोनों एक दूसरे को अब काफी ज्यादा पसंद करने लगे थे और ये बात बेई ने भी भाप ली। वो कह रहा था बॉस, इन लेटर्स को पढ़ते साथ ही पता चल रहा कि वो लड़की आपको लाइन दे रही, जिस पर लिन कह रहा था कि तुम तो एक चूहे हो, भला तुम्हें इंसानों की बातें क्या ही पता। तो बेबी कहता है बॉस, आपको क्लियरली पता है कि वो लड़की आपको पसंद करती, लेकिन आपने अभी तक उसके सामने अपने प्यार का इजहार नहीं किया। इससे तो ये बात साबित होती कि आप एक नंबर के फट्टू हो। सो इस तरह से शैडो माउस भी अब लिन के मजे ले रहा था। एक रात जब लिन एलिस के घर के सामने पहुंचा तब उसे एलिस के फादर की चिल्लाने की आवाज आई। वो बंदा उससे कह रहा था कि आज के बाद तुम अकेडमी में नहीं जाओगी। तुम्हें तो आइडिया भी नहीं होगा कि तुम्हारी ट्यूशंस कितनी ज्यादा एक्सपेंसिव है। तुम्हारे इस फालतू एजुकेशन पर मेरे सारे पैसे बर्बाद हो गए। मैं तो वाइन की एक बोतल भी नहीं खरीद सकता। और इतना ही नहीं, एलिस के फादर ने उस पर हाथ भी उठाया। ये सब देखकर लिन को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था और उतने में एलिस रोते हुए बालकनी में पहुंच गई। वो काफी ज्यादा मायूस थी कि उसके अपने फादर उसे इस तरह से ट्रीट करते हैं। और उतने में लिन उसके सामने पहुंच गया। उससे एलिस की ये हालत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो उसने तुरंत ही जाकर एलिस के आंसू पोंछ लिए। साथ ही वो उसे चीयर अप करने के लिए फ्लावर भी लेके आया था। तभी एलिस उसे बताने लगी कि मेरे फादर को शराब और गैम्बलिंग की आदत है। मेरी मदर भी उनकी इस आदत की वजह से काफी ज्यादा तंग आ गई थी, जिसके चलते वो घर छोड़कर चली गई। और उनके जाने की वजह से तो मेरे फादर और भी ज्यादा बदतर हो गए। वो इतनी ज्यादा शराब पीते हैं कि उन्हें उसका खुद भी अंदाजा नहीं लगता। और जब भी वो शराब के नशे में धुत हो मुझ पर अपना सारा गुस्सा उतार देते। उन्हें तो याद भी नहीं रहता कि उन्होंने मुझे कितना ज्यादा हर्ट किया। तो एलिस की बातें सुनकर लिन भी उसे अपनी कहानी बताने लगा। वो कहता है कि जब मैं काफी छोटा था उसी वक्त मेरी मदर की मौत हो गई। ऐसा कहा जाता है कि मेरे छोटे भाई को जन्म देते हुए काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस आए थे और उसी दिन से मेरे फादर पूरी तरह से बदल गए। उन्होंने हमेशा मेरे साथ सख्ती से बर्ताव किया। सो यहाँ पर हमें एक बात पता चल गई कि लिन जानता ही नहीं था कि उसकी मदर को मारा गया था। उसकी मदर का कत्ल हुआ है, ये बात लॉर्ड ऊशान ने हमेशा छुपा के रखी। लिन एलिस को बता रहा था कि जहाँ तक मुझे याद है मेरे फादर ने आज तक कभी मेरी तरफ स्माइल करके भी नहीं देखा, मगर मैं इतना तो जानता हूँ कि वो मुझसे काफी ज्यादा प्यार करते हैं। तो एलिस उससे अर्न्स्ट अकेडमी के बारे में पूछने लगी, तो लिन भी उसे वो सारी बातें बताने लगा। और इसी तरह से वो दोनों भी वहीं पर सो जाते हैं। जब उनकी आँख खुली तब दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज थे। तो एलिस उससे कहती कि क्यों ना तुम मेरे साथ टाउन में चलो, वहाँ जाकर हम दोनों का मूड फ्रेश हो जाएगा। तो लिन भी एलिस को लेकर सीधे टाउन में पहुँच गया। यहाँ पर एलिस उससे कह रही थी कि मुझे बर्फ काफी ज्यादा पसंद आती, स्नो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल और प्योर होता है। एस्ट्रोलॉजर ने बताया था कि आज रात यहाँ पर स्नोफॉल होगा, लेकिन स्नो का तो कोई नामो निशान भी नजर नहीं आ रहा। शायद चीजें कभी हमारे हिसाब से नहीं होती। दरअसल एलिस अभी भी अपने फादर के बर्ताव को लेकर काफी ज्यादा परेशान थी। वो लिन से कहती कि जब भी मेरे फादर को गुस्सा आए वो सारा गुस्सा मुझ पर ही उतार देते। मेरी मदर भी मुझे छोड़कर चली गई। जहाँ तक मैं समझ पा रही कि मेरे होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और उतने में एलिस ने देखा कि वहाँ पर स्नोफॉल होना शुरू हो गया। उस स्नोफ्लेक्स को देखकर तो एलिस काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी लिन उसे बताने लगा कि चीजें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती, लेकिन आगे हमने क्या करना है इसका फैसला हमारे हाथ में होना चाहिए। दरअसल उसी ने अपनी मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर स्नोफॉल किया था ताकि वो एलिस को चीयर अप कर सके। एलिस भी
इस बात को तुरंत ही समझ जाती है और वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गई। पहली बार किसी ने उसके लिए एफर्ट लगाया था, इसलिए वो लिन से पूछती कि क्या तुम हमेशा मेरी हिफाजत करने का वादा कर सकते हो, जिस पर लिन ने हाँ में जवाब दिया। और ये सुनते साथ ही एलिस सीधे जाकर उसके गले लग गई। इनफैक्ट लिन ने भी उसे अपनी बाहों में ले लिया था और फिर उसने बड़ी हिम्मत दिखाकर एलिस को किस किया। सो इस तरह से एलिस और लिन ने एक दूसरे के सामने अपने प्यार का इजहार किया। मुझे तो बस एक बात समझ नहीं आ रही, जब लियान को इनके रिश्ते के बारे में पता चलेगा तब पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगी, क्योंकि जहाँ तक हमने देखा लियान भी लिन को पसंद करती है। खैर लिन और एलिस दोनों भी एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से खो चुके थे और लिन के इस बदले हुए बर्ताव को देखकर उसके दोस्त भी उसे चिढ़ाने लगे। वो भी समझ गए कि लिन अब किसी के प्यार में पूरी तरह से गिरफ्तार हो गया। लिन और एलिस की मुलाकातें भी अब बढ़ चुकी थी। सोसाइटी क्या कहेगी इसकी इन दोनों को कोई फिक्र नहीं। उसके साथ बिताया हुआ हर एक पल लिन के लिए काफी ज्यादा प्रेशियस था। और अब इन प्यार भरे नजारों के बाद हमें एक ब्रूटल सीन दिखाया गया। एक रोप पहने हुए बंदे ने न जाने कितने सारे लोगों को मार दिया था और अब उनमें से जो एक सर्वाइवर बचा था वो असासिन उनके पास पहुंच जाता है और ये किलर कोई और नहीं बल्कि लिन के फादर लॉर्ड ओशान थे। उस बंदे से पूछते कि बताओ लीना को तुमने कैसे मारा। अब वो बंदा तो कुछ बताने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए लॉर्ड ओशान ने सीधे अपनी तलवार उसके सीने में घुसा दी। उससे कहते हैं कि जब तक मुझे जवाब नहीं मिलता तब तक मैं तेरी बॉडी पार्ट्स को एक एक करते हुए कट करता जाऊंगा। तुझे इस तरह से टॉर्चर करूंगा कि तुम मेरे सामने मौत की भीख मांगेगा। तो उस बंदे ने तुरंत ही बोलना शुरू कर दिया। वो कह रहा था कि मैं तो बस ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था। जिस पर लॉर्ड ओशान पूछते हैं कि बताओ लीना को मारने का ऑर्डर तुम्हें किसने दिया था। तो उस बंदे ने ड्यूक पैटरसन का नाम बताया। अब ये सुनकर लॉर्ड ओशान पूछते हैं कि बताओ ड्यूक पैटरसन लीना को मारना क्यों चाहता था। जिस पर वो बंदा कहने लगा कि दरअसल इसमें चर्च और किंग के दरमियान की एक डील शामिल है। ये उनका एक टॉप सीक्रेट है जिसे मैंने चुपके से सुन लिया था। दरअसल वो लोग किसी प्योर सोल की तलाश में थे ताकि उसे एक वेसल जैसा रीइंकार्नेशन के लिए यूज किया जाए। अब इसके अलावा मेरे पास उसकी कोई डिटेल्स नहीं। मुझे जो कुछ भी पता था मैंने वो सब कुछ बता दिया। प्लीज मुझ पर रहम दिखाओ। मगर लॉर्ड ओशान ने अपने एक ही स्लैश में उस बंदे की गर्दन धड़ से अलग कर दी। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें एक सेरेमनी दिखाई गई जहाँ पर टाउन के सभी लोग कैंडल्स लेकर पहुँच गए थे। लिन भी एलिस के साथ यहाँ पर पहुँच चुका था। दरअसल आज यहाँ पर मंगोलिया फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाएगा। साथ ही लिन एलिस को याद दिला रहा था कि आज हमारी ये पहली ऑफिशियल डेट है और इसी वजह से मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। उतने में वहाँ पर आर्मी भी पहुँच जाती है। लिन कह रहा था कि ये सोल्जर्स काफी ज्यादा पावरफुल होंगे, जिस पर एलिस बता रही थी कि ये होली चर्च के नाइट ऑर्डर है। इनमें से हर एक बंदा लेवल 5 या फिर उसके ऊपर वाला वॉरियर होगा। वेल इस मंगोलिया फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए लियान भी पहुँच चुकी थी और उसने एलिस और लिन को एक साथ देख भी लिया। उन्हें इतना करीब देखते साथ ही लियान समझ गई थी कि इन दोनों का रिलेशनशिप है और इसी वजह से लियान काफी गुस्से में वहाँ से रवाना हो गई। और अब थोड़ी देर में वहाँ पर किंग क्लाइड की भी एंट्री हो गई। इस बंदे को गोल्डन लायन के नाम से भी जाना जाता था। राजा के वहाँ आते साथ ही सभी लोग उसकी लॉन्ग लाइफ के लिए दुआ करने लगे। इधर एलिस भी लिन को बताने लगी कि राजा क्लाइड को गोल्डन लायन के नाम से जाना जाता और ये है उनका छोटा भाई ड्यूक पैटरसन। सो गाइस ये वही बंदा था जिसके कहने पर असासिन्स ने लिन की मदर लीना को मार दिया। मगर लिन को इसके बारे में जरा भी आइडिया नहीं थी। वो एलिस से कह रहा था कि ड्यूक पैटरसन तो मुझे काफी ज्यादा कमजोर लग रहा। इतना ही नहीं उसके आसपास कई सारे पावरफुल गार्ड्स भी हैं जो उसकी हिफाजत कर रहे हैं। वैसे असली हिफाजत की जरूरत तो राजा को होनी चाहिए, मगर उनके साथ तो बस एक ही सर्वेंट है। तो एलिस उसे बताने लगी कि हमारे राजा क्लाइड इस फिनलैंड किंगडम के सबसे पावरफुल वॉरियर माने जाते। वो तो 9वीं लेवल के पावर हाउस है, तो भला ऐसे बंदे को हिफाजत की क्या जरूरत। अगर किसी ने उन पर अटैक करने का सोचा भी तो भी वो बंदा मारा जाएगा। और रही बात ड्यूक पैटरसन की, तो वो बस 7वीं लेवल का वॉरियर है और इसी वजह से राजा के मुकाबले उन्हें ढेर सारे प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी। लिन ने तो फॉर द फर्स्ट टाइम किसी 9वें लेवल के पावर हाउस को विटनेस किया था। वो अच्छे से जानता था कि वॉरियर की 9वीं लेवल को अचीव करना कितना ज्यादा मुश्किल है। और अब उतने में एलिस लिन को लेकर तुरंत ही वहाँ से निकल पड़ी। साथ ही लॉर्ड ओशान ने भी लिन को उस बंदी के साथ देख लिया था। वेल यहाँ पर लॉर्ड ओशान ड्यूक पैटरसन पर नजर रखने आए थे ताकि वो मौका मिलते साथ ही पैटरसन का कत्ल कर सके। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।